हेलो, मॉडिबल। तो देखो, अगर ये अपने पास एक एफ ऑफ जेड गिवन है, ठीक है, और अपने को क्या करना है, इसको दो अलग अलग पार्ट में, एक सपोज एच ऑफ जेड और एक जी ऑफ जेड में इसको ब्रेक करते हैं, और किस इंटरवल पे निकालना है, सॉरी किस डोमेन पे मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये इस डोमेन पे एनालिटिक होगा। अब अपने को क्या करना है, इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस डोमेन पे ये निकालना है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, 1 पे पूछा है ना, तो जी ऑफ जेड को मैं क्या ले लेता हूँ, ये सपोज मैं जी ऑफ जेड को ले लेता हूँ -2z+9, और एक एच ऑफ जेड को ले लेता हूँ 2z⁴ -2z3। तो जी ऑफ जेड ग्रेटर देन आ रहा है एच ऑफ जेड से। इस पे सॉरी, इस पे 1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11, और इस पे 1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4। तो कौन सा ग्रेटर आ रहा है, जी ऑफ जेड एच ऑफ जेड से ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन आ रहा है। तो इसका मतलब जी ऑफ जेड के पास जितने रूट होंगे इतना जी ऑफ जेड प्लस एच ऑफ जेड, यानी कि पूरे एफ ऑफ जेड के पास होंगे। तो इसके पास कितने रूट है, सिर्फ 1 है, तो इस टोटल के पास भी कितने रहेंगे, 1। क्लियर है सबको ये। रुको 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 रुको, इसमें ना कांस्टेंट को नहीं लेंगे हम। ये सिर्फ ये भी काम कर देगा ना, 9 ही कर देगा, जरूरत क्या है फिर इसको भी लेने की। काम करो, 280 आ रहा है ना, तो ये ले लो ना सिर्फ 9, और एच ऑफ जेड को पूरा ले लो, तब भी चलेगा ना, एक भी नहीं आएगा, तब भी ग्रेटर देन आ रहा है ना। ये भी तो ग्रेटर है ना इससे। एच ऑफ जेड का मॉडुलस कितना आ रहा है, 8, और जी ऑफ जेड का मॉडुलस कितना आएगा, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब जी ऑफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन आ रहा है एच ऑफ जेड से। तो ये एक कांस्टेंट है ना, इसके पास एक भी रूट नहीं होंगे, तो मतलब इस डोमेन के अंदर इसके पास एक भी रूट नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको ये, समझ में आया सबको ये। क्योंकि इन दोनों इनका कितना आएगा, 1 पे 8 आएगा और ये 9 आ रहा है, तो इसको मैं जी ऑफ जेड ले लेता हूँ और इसको एच ऑफ जेड। तो जितना इस जी ऑफ जेड का मॉडुलस एच ऑफ जेड के मॉडुलस से ग्रेटर है, तो जितना इसके पास होंगे उतना इसके पास, ये कांस्टेंट है तो इसके पास एक भी रूट नहीं है, तो इसके पास भी, टोटल के पास भी एक भी रूट नहीं होंगे। अगर मैं 2 दूंगा तो कितने रूट होंगे, इसका मतलब यूनिट डिस्क के अंदर इसके पास एक भी जीरोस नहीं है। हम्म, 4 नहीं आएगा।
मतलब ये ऐसा और पूरे को ये, तो ये भी इसमें ले लिए। बाकी थ्री का भी नहीं होगा, वन पे भी नहीं होने वाला है, टू पे भी नहीं होगा, थ्री इसी का पेयर बनेगा। हाँ तो फोर रूट ही आएंगे, ठीक है। ये अपने को मैक्सिमम नहीं लेना रहता, अपने को मिनिमम लेना रहता है। सुनो ध्यान में, वैसे तो अगर हम लोग मैं इसमें इसको अगर जी ऑफ जेड ले लूँ, ठीक है, इसके लिए, और बाकी को ले लूँ, तो इसका मतलब इसके पास फोर रूट होंगे ना। समझ में आ रही है। तो अपने को मिनिमम लेना रहता है। तो मिनिमम में कोई पेयर नहीं बन रहा है क्या? जैसे जी ऑफ जेड को -2z³ +2z² -2z+9 ऐसे लेके देखो। और अगर मैं इसको ले रहा हूं तो ये ज्यादा बन रहा है टू पे, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मिनिमम लेते हैं हम लोग। अब पुट करो। वन के केस में तो नहीं होगा ना, अगर मैं वन के केस में इसके साथ इससे कम डिग्री का लूंगा तो ये ग्रेटर होगा। कैसे चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं सपोज जी ऑफ जेड को 9 ले रहा हूं, तो क्या ये बाकी से ग्रेटर हो सकता है? नहीं ना। टू पुट करने में बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ -2z+9। क्या ये तीनों से ग्रेटर हो सकता है टू पे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, -2z² लेंगे। ये पूरे को ले लेते हैं हम लोग। ये भी नहीं आएगा, ये आ रहा है ग्रेटर इससे। नहीं आ रहा है ना ये भी, तो एक काम करते हैं, अब ये लेते हैं -2z³ +2z² ये आ रहा है ना। पुट करो, ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास इसमें थ्री आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चूज करना रहता है। वैसे तो मैं उसमें पहले वाले में फोर बोल देता ना। अगर मैं 9 के साथ कोई और एक ले लूं, तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब फोर थोड़ी ना रहेंगे। अपने को वैसे मिनिमम निकालना रहता है, क्योंकि ये लेके तो होगा नहीं, बाकी ये तो लेके हो रहा है, इससे मिनिमम अपना कुछ नहीं हो रहा था। तो ये मिनिमम हो गया। अगर यही जी ऑफ जेड काम कर रहा है तो इसके पास थ्री ही रूट होंगे। तो जी ऑफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन एच ऑफ जेड आएगा। समझा सबको ये? और थ्री के केस में, अब क्या ये पूरा लेके काम चलेगा? थ्री पुट करके देखो। 2 3 का क्यूब +2 × 3 का स्क्वायर माइनस +2 × 3 + 9, और ये 2 × 3⁴। तो ये आ जाएगा 81 162, और ये 27 54 +18 +6 +9, तो 17 8 87। ठीक है, तो ये इस केस में नहीं हो पा रहा, तो इसके पास कितने आएंगे? फोर आएंगे। मतलब ये इतने पे तीन आ रहे थे और यहाँ से यहाँ तक वन आ रहा था। समझ में आया सबको ये? बोलो इसके पास। इसमें वैसे ही लेके चलना है अपने को। ये तो खुद करेगा नहीं। थ्री ना,
देखो सबसे पहले यहाँ से लेके, तो 1 पे तो ये इससे ग्रेटर हो नहीं रहा है, ये लूंगा तो 2 आएगा, वो भी ग्रेटर नहीं आएगा, ये लूंगा तो ये 6 आ जाएगा, और इसके पास सिर्फ 1 है तो ये ग्रेटर हो गया, तो इसके पास कितने आएंगे 3। और 2 के लिए देखो, ये 2 पुट करूंगा ना तो 2 to 7 चले जाएगा, 2 to 7 कितना होता है 128, और ये कितना आएगा 2 का 8, 32, 34, 35, तो उस केस में ग्रेटर आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने आएंगे टोटल 7 आ जाएंगे। इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 पे 3 आ रहा है, और इस पे टोटल इसके 4 आ रहा है, 3 + 4 मतलब टोटल कितने आ जाएंगे 7। समझ में आया सबको? हम्म, बोलो इसके पास कितने होंगे? द नंबर ऑफ जीरोस इन यूनिट डिस्क। 3 आएगा, क्लियर है सबको ये? तो इसके पास 3, अगर ये 2 होता तो 7 आता। ऐसे सेम ऐसे इस बार गेट का दिया था, वहां पे शायद मेरे ख्याल से z/7 ही था, यहाँ पे 3 पावर उसमें 5 पावर था, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, यूनिट डिस्क के अंदर पूछा था तो उसमें 5 थे। तो ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हो गया अपने पास रूसी थ्योरम। तो रूसी थ्योरम में किसी को डाउट है अभी? और हमेशा याद रखना है लोवेस्ट डिग्री लेके ही चलना है। अगर लोवेस्ट डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है तो हमेशा उससे ग्रेटेस्ट डिग्री वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमेशा सबसे लोवेस्ट डिग्री लेके चलना है। अगर वो नहीं होगा उसके बाद नेक्स्ट डिग्री में जाना है। सबसे पहले कांस्टेंट लो, अगर वो नहीं वर्क कर रहा है फिर लीनियर, फिर वो नहीं करेगा क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद क्यूबिक पे आना है। हो सकता है कि ये खुद अकेले तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ मिलके बहुत सारे जो करेंगे, तो फिर डायरेक्ट ये नहीं लेना है। पहले इसके साथ जितने भी पॉसिबिलिटी है ना उसको एक साइड रखो, और जो इससे हाइयर डिग्री वाला है उसको अकेले रखो आइसोलेट करके, और फिर सबको इकट्ठा करो। अगर ये ग्रेटर आ गया ना तो फिर इसके पास उतने ही रूट होंगे जितने स्मॉलेस्ट डिग्री वाले के पास होंगे। एक होता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है सेट में, बस याद रखना है अपने को कि एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड 1/2 पाई, इसका आंसर होता है n माइनस पी। कब? जब अगर किसी डोमेन पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है। कंडीशन वही सब रहता है कि अगर किसी डोमेन पे मेरे पास एनालिटिक फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड इसका इंटीग्रल और 1/2 पाई, इसका आंसर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ जीरोस में से नंबर ऑफ पोल्स को माइनस कर दो। ठीक है, इस एफ ऑफ जेड के पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उसमें से कितने नंबर ऑफ पोल को माइनस करना है। क्लियर है सबको ये? और यहाँ पे ये एफ क्या होना चाहिए? एनालिटिक नहीं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए। मेरोमॉर्फिक मतलब कुछ पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कभी पूछा नहीं है बट याद रखना, हो सकता है इनकेस कभी पूछ ले। तो इसमें जस्ट अपने को क्या निकालना रहता है, और ये हमेशा एंटायर फंक्शन ही देंगे, ये इस फॉर्म में मेरोमॉर्फिक बहुत कम देते हैं। तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो जस्ट इसका नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो, क्योंकि इसके पास पोल तो रहेंगे नहीं, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही अपना आंसर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा 1/2 पाई, यहाँ पे दे देकर 2z उसका डेरिवेटिव ना z² + 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2z+1। तो इसका आंसर क्या आएगा? जितना इसके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये 2। तो जो भी डोमेन दिया है वो डोमेन पे इसके पास नंबर ऑफ जीरोस देख लो, वही इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरोस ऑन गिवन डोमेन, जो भी डोमेन दिया है उस डोमेन पे ही चेक करना है। ठीक है, ये एक और थ्योरम हो गया जो कि कांस्टेंट से रिलेटेड है, ओपन मैपिंग थ्योरम। मतलब ये कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो वो
ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजता है। ठीक है, कब? जब f मेरा एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ का कोई भी ओपन सेट होगा उसका इमेज ओपन सेट होगा। मतलब यहाँ का कोई भी इंटीरियर पॉइंट लो तो उसका इमेज भी क्या होगा, यहाँ का इंटीरियर पॉइंट होगा। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास ओपन मैपिंग थ्योरम है। अगर इन केस ऐसा हो गया कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन ओपन सेट को क्लोज सेट पे भेज रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये एक और थ्योरम हो गया कांस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, कि अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन किसी ओपन सेट को क्लोज सेट पे भेज दिया तो वो सेट क्या, सॉरी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये देखो इसमें क्या बोला है कि f एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है एक यूनिट डिस्क पे। अच्छा, इसमें g लिखा नहीं है, g एक ओपन सेट है। ठीक है, तो f ऑफ g का किसका सबसेट होगा? f एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है एक यूनिट डिस्क पे, तो उस यूनिट डिस्क का इमेज क्या होगा, बोलो। ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन में से एक भी करेक्ट है। मतलब कौन सा इसमें से हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल। पहला पॉसिबल है, क्यों? सबसेट है ना, सबसेट कुछ भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है ना। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक ओपन सेट का जो इमेज है वो सारे जेड जिनका रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये क्या इसके सबसेट में, मतलब इसका सबसेट होगा, मतलब जो इमेज है ना इसी का कोई सबसेट होगा। मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्या इसके अंदर ओपन सेट नहीं होंगे? पॉसिबल नहीं है ये, पॉसिबिलिटी पूछा है ना। हम्म, तो ये मतलब इमेज इमेज की बात कर रहे हैं शुरू। मतलब एक हम लोग, ये यूनिट डिस्क है। ठीक है, ये पूरा मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मैंने इस पे एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई एक जी ओपन सेट ले लिया है। अब उसका इमेज जो होगा वो कह रहा है कि जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये इसका कोई सबसेट होगा। तो क्या इस ओपन सेट का इमेज जस्ट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओपन मैपिंग थ्योरम सिर्फ इतना ही कहता है अपने को। तो इसके सबसेट में क्या कोई ओपन सेट नहीं होंगे? पूरा ही है ना, ओपन सेट बहुत सारे होंगे, इसमें कोई भी ओपन डिस्क ले लो, कोई भी ऐसा ले लो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। क्या सेकेंड पॉसिबल है? बोलो जल्दी, सेकेंड पॉसिबल है? इक्वल टू तो क्यों, अगर इक्वल किसी ओपन सेट के इक्वल नहीं हो सकता? किसके इक्वल बोल रहा है? एक डिस्क है 2 रेडियस का, उसके बाहर वाला पार्ट ओपन सेट है ना, ये सेट कैसा ओपन है, तो इसका सेट ओपन ही होगा। पॉसिबिलिटी पूछा है। ओपन मैपिंग थ्योरम जस्ट ये कहता है कि ओपन सेट का इमेज ओपन होगा, वो क्या होगा इससे मतलब नहीं है। तो पॉसिबल है कि कोई एक फंक्शन, और फंक्शन के बारे में अपने को कुछ बताया नहीं है ना,
सिर्फ इतना बोला है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा। तो एक ओपन सेट का इमेज ये पॉसिबल है। यहाँ पे अपने को म्यूट करो ना, बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी पॉसिबल है। थर्ड ये भी पॉसिबल है। फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका इमेज कभी क्लोज सेट नहीं हो सकता। ये क्लोज सेट बोल रहा है ना, एक यूनिट डिस्क को भी, यूनिट डिस्क भी नहीं, ये तो सर्कल है, तो कभी भी सर्कल नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सेट है। बाकी तीनों पॉसिबल है, तो ये वाला फोर्थ वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी समझ में आया ना? तो ये बताओ, इसमें मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, बोलो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ डी इक्वल हो सकता है एक ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, तो ओपन यूनिट डिस्क पॉसिबल है। सेकंड में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी आएगा, मतलब डी डी के इक्वल आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इससे ये दोनों सेम हो गया ना, एक बार देख लेना क्या है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये किसके इक्वल आएगा? एक हाफ सर्कल के मतलब हाफ मतलब एक ओपन यूनिट डिस्क है जिसका रेडियस हाफ है, अरे ओपन डिस्क है जिसका रेडियस हाफ है, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। फोर्थ में क्या कह रहा है कि आर का कोई सबसेट होगा, तो आर के सबसेट पॉसिबल है। आर का सबसेट क्या होता है? ओपन हो सकता है। ये इसका आंसर बताओ, आर के सबसेट में ओपन हो सकते हैं कि नहीं? यस या नो? कोई ऐसा सेट बताओ आर का सबसेट जो ओपन हो। ओपन इंटरवल ए बी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो आर एक लाइन है ना, ध्यान सुनो, ये चीज याद रखना है। हम लोग रियल के अंदर ओपन जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर स्क्वायर के अंदर भी ओपन होगा। ये एक लाइन है ना, इसका सबसेट भी एक लाइन ही आएगा। ये रियल है, रियल पार्ट, इसका सबसेट एक लाइन आएगा, और लाइन आर स्क्वायर के अंदर हमेशा क्लोज होता है। या फिर कोई भी कर्व ले लो, एक अगर मैं कर्व लूंगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है। तो इस रियल लाइन का अगर मैं कोई सबसेट लूंगा तो भी क्लोज होगा। क्लियर है सबको ये? तो आर का सबसेट हमेशा क्लोज ही आने वाला है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं होगा। ओपन इंटरवल ना सिर्फ रियल के अंदर ओपन होता है, यहाँ पे ओपन नहीं होगा। यहाँ पे वो एक लाइन ही आएगा, लाइन या फिर यूनियन ऑफ लाइन। तो ये पूरा मेरा लाइन है, इसका सबसेट भी लूंगा तो भी कोई एक लाइन या एक कर्व होगा। और आर स्क्वायर के अंदर एक कर्व हमेशा एक क्लोज सेट होता है, वो कभी भी ओपन नहीं होता है, चाहे ओपन इंटरवल लो चाहे क्लोज इंटरवल लो। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं, इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो देयरफॉर ये हमेशा क्या आ जाएगा? ओपन और क्लोज सेट आ जाएगा। 240 का
240 का कौन सा मैसेज करो? ऑप्शन बी, बी ना। हम फर्स्ट वाला एनालिटिक एंटायर फंक्शन है, सेकेंड भी एंटायर है, फोर्थ भी एंटायर है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। तो जिसमें एनालिटिक है उसमें हम लोग ओपन मैपिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी में नहीं कर सकते क्योंकि वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड एनालिटिक नहीं होता, इसीलिए इस पे हम लोग ओपन मैपिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो भी देख लो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये इसमें क्या करना था कि जो एनालिटिक फंक्शन का हम लोग जो कलेक्शन लेते हैं ना अंडर कंपोजिशन, वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या है? हम्म, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड अगर एक दो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? नॉन कांस्टेंट होगा। नॉन कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए। तो ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद एफ माइनस जी बार को हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे कि ये अगर एनालिटिक हो गया, इसका मतलब क्या है कि जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एनालिटिक होना चाहिए। एफ एनालिटिक है तो इसका मतलब एफ का जो मैं डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट वो जीरो आना चाहिए। जी का लूंगा तो भी जीरो आना चाहिए। बट उसका यूज करके जो हम लोग ये लेते हैं ना, तो इससे अपने को क्या निकल के आता है कि एफ और जी में से एक फंक्शन कांस्टेंट निकल के आ रहा है, जो कि कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाएगा। एफ और जी अगर एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल एफ बाय डेल जेड बार जीरो, डेल जी बाय डेल जेड बार जीरो। तो अगर जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, अगर ये एनालिटिक है, इसका मतलब ये भी जीरो आना चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर ये जीरो आ गया तो डेल एफ बाय डेल जेड बार जीरो आ जाएगा, माइनस डेल जी बाय डेल जेड बार। तो ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये अपने पास एनालिटिक फंक्शन है। बचा क्या? ये जीरो है, इसका मतलब डेल जी बाय डेल जेड कॉन्जुगेट को हम लोग ऊपर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जीरो है। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी कांस्टेंट है, जबकि उसमें क्या दिया है? एफ और जी नॉन कांस्टेंट है। ऐसे इसमें जी आ रहा है, सेकंड वाले में एफ आएगा, तो फर्स्ट सेकंड मेरे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो थर्ड वाला पॉसिबल होगा। थर्ड के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो, एक को जेड ले लो, एक को माइनस जेड ले लो, या एक को ई रेस टू जेड ले लो, दूसरे को माइनस ई रेस टू जेड ले लो, ये सारे होल्ड हो जाएंगे। तो सिर्फ सी ऑप्शन पॉसिबल है, बाकी ए बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी डी पॉसिबल ही नहीं हो रहा, इसको प्रूव किया हम लोग ने। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जेड माइनस जेड लोग भी होल्ड करेगा, ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू जेड, ये सारे इसमें होल्ड करेंगे। एक को लीनियर वाला था ना। हाँ, तो ये भी चीज याद रखना, जैसे कोई भी तीन पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है तो इसके साथ बहुत सारे हमने रिलेशन देखा था। एक तो जैसे अगर 4 पॉइंट है तो ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? इनका क्रॉस रेशो क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। ठीक है, जब इन 4 पॉइंट्स का क्रॉस रेशो लूंगा तो वो रियल आना चाहिए। सेकेंड, 3 पॉइंट्स के लिए अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉड Z। ये अगर है हो सकता है, जैसे तो ये तभी होल्ड होगा जब ये आपस में क्या होंगे, एक ये दोनों तीनों पॉइंट नहीं, मतलब ये एक ही लाइन पे आएंगे। या फिर इसको लाइन वाला मत करो, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो रियल हो, या तो फिर ये Z1 जो है ना दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन हो। एक्चुअली इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट करते हैं। तो ये इसमें याद रखना है
कि ये जब भी रिजल्ट दिया है तो इसमें अगर ऑप्शन रहेंगे ना तो वो ऑप्शन टिक करना जिसमें ये दोनों एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इनको आपस में कोलिनियर बताना है, तो क्या करो, 1 2 3 पॉइंट है। कोलिनियर इसका मतलब कि ये एक ही लाइन पे होंगे ना, तो एक ही लाइन पे है, अगर इसका मैं लेंथ निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस ले लो, ये किसके इक्वल आना चाहिए, Z2। अगर ये लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, Z2 में से Z1 को माइनस करके उसका मॉडुलस निकालेंगे, और ऐसे ही प्लस Z3 माइनस Z2 का मॉडुलस, तो ये इक्वल आना चाहिए। तो ये एक कोलिनियर का है। एक और फॉर्मूला अगर वो होल्ड करोगे तो उससे भी कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। ये 0 आना चाहिए, Z1 Z2 Z3, Z1 का बार Z2 का बार Z3 का बार 1 1 1। अगर ये कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो या फिर वो लेंथ वाला भी यूज़ कर सकते हो। और 4 पॉइंट के लिए उसका क्रॉस रेशो क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। कोलिनियर वाला जैसे ये पूछा है ना इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर कोरिल, तो इसको Z1 बोलो, Z2 बोलो, Z3 बोलो, तो चेक कर लो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कोलिनियर। 1 प्लस 2i 2 प्लस 5i 4 प्लस 11i, तो इसको Z1 Z2 Z3, Z2 माइनस Z1 क्या होगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा Z2 माइनस Z1, एक Z3 माइनस Z2, और एक निकालेंगे हम लोग Z3 माइनस Z1। अगर इन दोनों का लेंथ इसके इक्वल आ गया तो अपना रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। Z2 माइनस Z1 क्या होगा, 2 माइनस 1 मतलब 1.1 आएगा, 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3। तो जब इसका लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, और उसका जब रूट लेंगे तो वो रूट 10 आ जाएगा। ऐसे इसका क्या आएगा, Z3 माइनस Z2, 4 माइनस 2 2, 11 माइनस 5 6, 2 का 4 6 का 36, तो ये आ जाएगा अपने पास रूट 38, रूट 40, 2 का स्क्वायर 4 36। ये क्या आएगा अपने पास, 4 माइनस 1 3, 11 माइनस 2 9, 3 का आएगा 9 और इसका 81, तो रूट 90 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, तो रूट 10 प्लस रूट 40 इज इक्वल टू रूट 90, तो देयरफॉर ये कोलिनियर। तो पहले ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर ये नहीं होता तो सेकंड चेक करते, सेकंड नहीं होता थोड़ी। क्लियर है सबको ये? तो रूट 10 प्लस रूट 40 इज इक्वल टू रूट 90, तो ये इक्वल आ रहा है, इसके लिए होल्ड होता है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर सेकंड चेक करते हैं, थर्ड फोर्थ। तो ये लेंथ वाला भी कर सकते हैं या फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो, उससे भी अगर वो 0 आ गया तब भी, लेकिन डिटरमिनेंट बहुत लेंदी हो जाएगा, इसी से करना, ये सिंपल है। और ये इक्वल होगा, इसको सॉल्व करो, ये इक्वल ही आएगा। ये इसको 4 करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 3 रूट 10, ये 30 इंटू 3, ये भी 3 रूट 10, ठीक है। ठीक है, तो और कुछ इसमें नया तो है नहीं। अच्छा ये देखो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने पोल देखा था ना, किसका पोल क्या होता है, z इज इक्वल टू -6/5 ना, तो z इज इक्वल टू -6/5 पोल होगा। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उसने कर दिया। लेकिन ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, क्लियरली ये एक रैशनल फंक्शन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू को, एटमोस्ट 2 वैल्यू को एज्यूम नहीं करेगा, मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा ओमिट कर सकता है एटमोस्ट 2 पॉइंट को। तो एक काम करते हैं, इसका इमेज निकालते हैं, और वहाँ से जो इसका पोल आएगा ना, उन पॉइंट्स को छोड़ के बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हर पॉइंट को एज्यूम करता है, ठीक है। तो कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक पॉइंट को ही छोड़ सकता है।
अगर नॉन कांस्टेंट हो तो, ठीक है। नॉन कांस्टेंट और नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर तो हर एक वैल्यू को एज्यूम करता है, तो अगर एक नॉन लीनियर नॉन कांस्टेंट कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लो तो वो एटमोस्ट एक ही वैल्यू को एज्यूम नहीं करता। बताओ तो कौन सी वैल्यू को नहीं करेगा ये? हम लोग निकाला ना इसको इन टर्म्स ऑफ जेड, डब्ल्यू निकालो, क्या आएगा ये? थ्री बाई फाइव आ रहा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z प्लस 4 5z प्लस 6, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू 5z प्लस 6 3z प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे z के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 5w माइनस 3 4 माइनस 6w, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 माइनस 6w अपॉन, तो देखो w की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा? जब मैं w को 3/5 पुट करूँगा या फिर जिस पॉइंट पे ये 0 आएगा, तो w इज इक्वल टू 3/5। तो इस पॉइंट को छोड़ के हर एक के लिए इसका प्री इमेज मिलता है, तो सिर्फ किसका प्री इमेज नहीं मिलेगा? 3/5 का। क्लियर है सबको ये? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हर एक वैल्यू को एज्यूम करता है सिर्फ 3/5 को छोड़ के। ये भी सिंपल रिजल्ट ही है जो मैंने बताया था कि अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो वो उसका जितने भी उसके डेरिवेटिव लेंगे वो सब एग्जिस्ट होते हैं। तो कह रहा है कि उसके पास कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होगा, बट डेरिवेटिव में नॉट बी एनालिटिक, तो उसको वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर उसका डेरिवेटिव फिर से एनालिटिक होता है, फिर से डेरिवेटिव फिर से एनालिटिक होगा। ये कह रहा है कि मे नॉट हैव अ कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि इसके पास हर एक ऑर्डर के डेरिवेटिव, तो ये करेक्ट है। तो मतलब लास्ट वाला भी रॉन्ग होगा कि मे हैव अ डेरिवेटिव ऑफ सम ऑर्डर हैज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस, नहीं, उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो फिर से डिफरेंशिएबल होते हैं। मतलब कोई भी एनालिटिक फंक्शन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है, तो इसके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा।